हम लोग अभी तक तीन या चार कंपनियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से अगर हम माने तो पहली कंपनी पुर्तगाल कंपनी, दूसरे नंबर पे जो कंपनी डच कंपनी, फिर ब्रिटिश कंपनी और डेनिश कंपनी। इन कंपनियों के बारे में हमने एक डिस्कस किया, शॉर्ट डिस्कशन, जिसमें हमने उनके बारे में किस तरह से कहाँ कहाँ पर हमने कंपनी स्थापित की, कब आए, कौन कौन आया, और उनके कुछ पतन के कारण हमने सीखे। अब हम इसी कड़ी में अगली जो कंपनी है वो फ्रांसीसी कंपनी है। जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, उसी तरह फ्रांस में राजनीतिक और व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर एक कंपनी की स्थापना की गई। उस कंपनी का नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1664 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? फ्रांस में। और उस समय जो फ्रांस था, उसका जो शासक था वो लुई 14 थे, लुई 14 उस समय फ्रांस के शासक थे। और उनके जो वित्त मंत्री थे वो थे कॉलबर्ट। और इन कॉलबर्ट के प्रयासों से, इन किनके प्रयासों से? कॉलबर्ट के प्रयासों से ही फ्रांस में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। और इसके बाद बात करें आगे, तो राज्य द्वारा इसको विशेषाधिकार एवं वित्तीय अधिकार और साथ साथ वित्तीय संसाधन प्राप्त हो गए। और बाद में यही कंपनी, फ्रांस की यही कंपनी एक सरकारी कंपनी बन गई थी। और इसने विशेषाधिकार प्राप्त करके ये खास करके भारत जैसे देशों के पास व्यापार करने के लिए आई थी। और आगे बात करते हैं हम, भारत में इसका आगमन कब हुआ था, भारत में कब आई थी? तो 1668 में फ्रांसीसी कंपनी आई थी और उसका नेतृत्व कर रहे थे कैरो। कौन कर रहे थे? कैरो। उसके नेतृत्व में पहली कंपनी कहां पर स्थापित की इन्होंने? सूरत में। और यही प्रथम व्यापारिक केंद्र इनके द्वारा बनाया गया था। कहां पर? सूरत के अंदर इनके द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र बनाया था। और इस तरह से कंपनी ने एक गवर्नर भी पहुंचाया था। जो प्रथम गवर्नर थे वो थे डुप्ले साहब। कौन थे? डुप्ले, जो कि कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए प्रथम गवर्नर थे। वही बात करें आगे इसकी व्यापारिक कोठियां, यानी इसके व्यापार के प्रमुख केंद्र क्या थे? तो 1668 में जैसा हमने पढ़ा है, सबसे पहला व्यापारिक केंद्र 1668 में उसने कहा स्थापित किया था? सूरत के अंदर प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। वही मछलीपट्टन में 1669 में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और उन्होंने क्या, गोलकंडा के जो शासक थे उनके रियासत से अधिकार पत्र थे वो प्राप्त कर लिए। और इस अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद इनका जो व्यापार का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। वहीं 1673 में हम बात करें तो 1673 में पांडिचेरी को भी किसी एक बेसिकली एक मछुआरे से इन्होंने पांडिचेरी को क्या करा था, ले लिया था। और इस तरह से पांडिचेरी की नींव रखी वहां पर किसने? फ्रैकोइस मार्टिन ने। और यहीं पर उन्होंने अपनी कोठी भी खोली थी। कब? 1673 के। वही बंगाल में बात करें, क्योंकि बंगाल उस समय का एक धनी राज्य था। एक देखा जाए तो एक धनी है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में धनी था। और वही रिसोर्सेस वगैरह सब अच्छा था। तो वहां पर भी उन्होंने चंद्रनगर करके एक जगह थी, वहां पर क्या किया था उन्होंने? अपनी बंगाल में चंद्रनगर में अपनी कोठी का स्थापना की थी। उसी तरह से 1761 में मॉरिशस, 1725 में माहे और 1742 में कराईकल में भी इन्हें अधिकार प्राप्त कर लिए थे इकाई के व्यापार करने के। वही 1693 में पांडिचेरी को छीन लिया गया था इनसे। 1693 में क्या करा था, जो पांडिचेरी में इन्होंने अपनी नींव रखी थी, पांडिचेरी इनके अंदर क्षेत्र में आता था। डचों ने 1693 में पांडिचेरी इनसे छीन लिया गया। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। लेकिन रिजविक की समझौते के तहत, कौन सा समझौता? रिजविक के समझौते के तहत 1697 डचों को वापस क्या देनी पड़ी बेटा? पांडिचेरी वापस इनको रिटर्न देनी पड़ी। और इसी के आगे चलते हुए एक तरफ फ्रांसीसी कंपनी है और एक तरफ ब्रिटेन कंपनी है। तो अगर हम बात करें तो इन ब्रिटेन कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में राजनीतिक और व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए और अंतरराष्ट्रीय विभिन्न पहलुओं को देखते हुए इनके बीच में कुछ युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। इन तीनों युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, अब हम अगले पार्ट में कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हुआ। पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच राजनीतिक और व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के 3 युद्ध हुए।
और ये जो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए वो फ्रांसीसी के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुए थे। ओके, किसके इसके बीच में? अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में थे। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो 1746 से 48 के बीच में चला। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था इसका पूरा जो पृष्ठभूमि इंडिया में ना होकर वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पृष्ठभूमि थी। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि ये युद्ध अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो चल रही घटनाएं थी उनके कारण हुआ था, लेकिन उसका जो अखाड़ा था यानी उसकी जमीन, बेसिकली अगर बात करें तो उसकी जमीन कहाँ पर स्थापित हो गई थी, यानी युद्ध की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रही थी लेकिन वो हो कहाँ रहा था? भारत के अंदर। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या था उस समय, तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ये जो बातें थी वो थी कि ऑस्ट्रिया था, उसके उत्तराधिकारी को लेकर 2 देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी। एक था ब्रिटेन के बीच में और एक फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही थी। किसके लेकर? ऑस्ट्रिया जो राज्य था, ऑस्ट्रिया देश था, उसके उत्तराधिकारी को लेकर। लेकिन क्या हुआ? 1748 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के साथ ही इसका जो है वो जो वार है वो खत्म कर दिया जाता है। 1748 में ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकारी चुन लिया जाता है, नहीं उसके बाद ही क्या है, इसको युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है और एक संधि की जाती है इनके बीच में और एक समझौता किया जाता है। संधि का नाम था ऑक्सला सेपेल संधि। क्या नाम था? ऑक्सला सेपेल संधि। लेकिन अब इसका परिदृश्य हम भारत की तरफ लेकर आते हैं कि भारत की तरफ क्या हो रहा था भारत के अंदर। तो भारत में जो गवर्नर बनाया था, फ्रांस का गवर्नर था डुप्ले, वो युद्ध के बिल्कुल पक्ष में नहीं था, युद्ध के बिल्कुल पक्ष में नहीं था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के कारण यहाँ पर युद्ध अपने आप हो रहा था। तो ब्रिटेन की बात करें, अंग्रेजी उत्तराधिकारी बर्नेट ने फ्रांसीसी के जहाजों पर कब्जा किया शुरुआत में। वार क्या है, कहाँ चल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पर, फ्रांस और ब्रिटेन का। तो यहीं से ब्रिटेन का उत्तराधिकारी कौन थे? बर्नेट। उन्होंने फ्रांस के जितने भी जहाज थे उन पर कब्जा करना चालू कर दिया। अब बात करें, जब उनके जहाजों पर कब्जा किया तो वहीं फ्रांस के डुप्ले जो गवर्नर था, इन्होंने मॉरिशस के गवर्नर बरदाने को बुलाया और उसकी सहायता मांगी कि हमारी क्या करिए आप, हमारी सहायता करिए किसमें? कर्नाटक के युद्ध में। और इनकी सहायता से, डुप्ले ने बरदाने की सहायता से मद्रास को घेर लिया और मद्रास को घेरा तो वहां पर मोर्स के द्वारा आत्मसमर्पण कर लिया जाता है और ये मद्रास को जीत जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये मद्रास को जीतने के बाद इनका फोर्ट सेंट डेविस जो कोर्ट था, फोर्ट सेंट डेविस, इसको भी ये जीतना चाहते थे लेकिन ये सफल नहीं होते इसमें। अब होता क्या आगे? इसी तरह जो फ्रांसीसी कंपनी थी इसकी लड़ाई कर्नाटक के नवाब के साथ भी चल रही थी। फ्रांसीसी की लड़ाई किसके साथ चल रही थी उस समय? कर्नाटक के नवाब भी। और कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन। कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन। अब यहाँ होता क्या है, अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में कर्नाटक का युद्ध चल रहा है, तो इसमें किसकी जीत हो जाती है? फ्रांसीसी की। अब फ्रांसीसी कंपनी की जीत होने के कारण बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो फ्रांसीसी कंपनी और थोड़ी ताकतवर हो जाती है और इसके कारण यहाँ पर इस युद्ध को सेंट टोमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सेंट टोमे युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये परिदृश्य था, मॉरिशस ने सब जीत लिया था और ये सब कुछ आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन 1748 में उत्तराधिकारी के साथ इन दोनों ने अपना वार खत्म कर दिया। जब यहाँ वार खत्म हो गया, ऑक्सला सेपल संधि हो गई, तो यहाँ पर भी वार अपने आप खत्म हो गया। लेकिन इसी संधि के कारण जो इन्होंने मद्रास जीता था फ्रांसीसियों ने, वो मद्रास वापस इनको किसको करना पड़ा? अंग्रेजों को वापस करना पड़ा। ओके।